चलिए आज स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 12। मैंने एक एक एग्जाम्पल का वीडियो अपलोड कर दिया है। और एक चीज़ फिर से जो मैं हर बार कहता हूँ कि जब कभी भी मिसलेनियस एक्सरसाइज स्टार्ट करो तो यू शुड कीप इन माइंड कि जितने भी प्रीवियस कंसेप्ट हैं वो सारे आपको आने चाहिए, अदरवाइज आप बड़े कंफ्यूज होंगे। तो इसीलिए बेसिक आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या है, ए एंड बी आर टू इवेंट्स, दो इवेंट सच दैट कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए है वो जीरो नहीं है, ठीक है, ऐसा बोल रहे हैं। कह रहे हैं फाइंड अब बी की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें जब ए गिवन है, या इसको पी बी ए लिख दो। एक ही बात है, अगर बीच में प्राइम का साइन ना दो तो ए के वो लिखने के केवल कंसेप्ट है। आप कहेंगे सर बुक में ऐसा लिखा होगा, या तो वो मिसप्रिंट है या ऐसा भी से लिख दो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी यू हैव टू फाइंड व्हेन ए इवेंट इज गिवन। ए के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन है, तब कह रहे हैं कि भैया कह रहे हैं कि ये फाइंड करना है। चलो पी बी ये आपको फाइंड करना है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या होता है, अपॉन पी, ये आपको फाइंड करना है। चलिए कंडीशंस है कुछ, देखते हैं क्या कह रहे हैं कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी। क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का कंसेप्ट आ गया, फिर भी चलो जल्दी से बता दें। ए इज अ सबसेट ऑफ, ये बेसिक सा एग्जांपल लेके समझाएंगे, बहुत अच्छे से क्लियर होगा। कह रहे हैं ए के सारे एलिमेंट बी में, इसलिए ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो ए सपोज कोई भी एक छोटा सा एलिमेंट 1 2 और बी आप ले लीजिए 1 2 3। तो देखो यार ए के सारे एलिमेंट बी में, सो वी कैन राइट ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ये कहना चाह रहे हैं। चलिए फिर कह रहे हैं क्या कि B और A में कॉमन क्या है। एक बात सुनो यार, B और A में कॉमन क्या, पक्की बात अगर कोई आपसे पूछे A इंटरसेक्शन B या B इंटरसेक्शन A, तो आप क्या बोलेंगे, A ही तो बोलेंगे। देखो ना 1 और 2 1 2 3 में कॉमन क्या 1 और 2, तो क्या वो इवेंट A नहीं आ जाएगा पूरा। तो क्या मैं इसकी जगह क्या मैं इसके PA लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। और नीचे भी PA कैंसिल हो गया भाई साहब, और आंसर हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। यहाँ बिना प्रोबेबिलिटी निकाले ही आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूले में ना तो पी ए की वैल्यू गिवन है ना पी बी की वैल्यू गिवन है, इसीलिए कंसेप्ट लगाएंगे क्लास 11 चैप्टर फर्स्ट का। सेकंड क्या कह रहे हैं, सेकंड कह रहे हैं सेकंड में फाइंड यही करना है डियर, सेकंड में भी यही फाइंड करना है, बट उसमें अगली कंडीशन क्या कि ए इंटरसेक्शन बी में कुछ भी कॉमन नहीं है, मतलब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए सपोज आपने दे दिया 1 और 2 और आपने डियर बी दे दिया मतलब 3 4 5, तो इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो आपसे कह रहे हैं ए और बी के बीच में जो कॉमन है उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करो। भाई साहब उनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 5 है। और नीचे अभी बात, जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो प्रोबेबिलिटी क्या 0 ही तो होगी, तो 0 अपॉन पी है। अब आप कहेंगे जिन बच्चों को देखो समझ नहीं है, बेसिक कंसेप्ट नहीं पता है, तो क्लास 10th में जाना पड़ेगा। एक जगह बोला कि जैसे भैया एक बालिका इंटर कॉलेज है, मतलब लड़कियों का, क्या संभावना है कि उसमें लड़के पढ़ते होंगे, अरे भाई 0 ही तो होगी, क्योंकि कोई कॉमन ही नहीं, 5 है, पक्की बात है ना। तो उसी तरीके का ये कंसेप्ट, मुझे नहीं लगता इसमें कोई खास डाउट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए भैया क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। कहते हैं अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, सही बात है, एक कपल भैया 2 बच्चे हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार, ये जो स्लोगन था 1983 में इंदिरा गांधी के टाइम पर आया था, ठीक है। चलो छोड़ो, अ कपल हैज़ 2 चिल्ड्रन, जैसे ही मैंने देखा कि भैया 2 चिल्ड्रन है, तो इसके मैंने सैम्पल स्पेस हमको पता है, हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि 4 ही सैम्पल स्पेस होंगे। क्या होंगे, क्लास 10 में यार पढ़ते, हो सकता है दोनों बच्चे क्या मेल फीमेल, बॉय बॉय ले लो, चलो मेल फीमेल का शायद उन्होंने यूज़ किया, तो चलो मेल को एम से दिखाते हैं, बॉयज़ को नहीं दिया, तो दोनों हो सकता है मेल हो सकता है दोनों फीमेल हो, पहला वाला मेल हो बाद में फीमेल, पहला फीमेल, और इसके अलावा और कोई भी नहीं कर दिया तो मेल होगा या फीमेल होगा, तीसरा कोई भी आप मत सोचना, ठीक है। हाँ रियल लाइफ में होता है, लेकिन वैसे मत सोचो। क्वेश्चन जब प्रोबेबिलिटी को प्रोबेबिलिटी की तरह ही सॉल्व करो, वैसे मत सॉल्व करो। चलो आ जाओ। अच्छा कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी, क्या बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी। चलिए तो मैं एक इवेंट बनाता हूँ, इवन जिसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी। चलो ई दे दो या एफ दे देना। कह रहा है कि बोथ मेल, कंसेप्ट समझो, बोथ मेल, गिवन क्या है, जो गिवन है उसको मैं एफ से कंसीडर कर देता हूँ। कह रहे हैं इफ इट इज नॉन दैट, ये पहले से पता है, एटलीस्ट 1 ऑफ द चिल्ड्रन इज मेल, एटलीस्ट। देखो ये बच्चा क्वेश्चन कर लेगा क्योंकि कंडीशनल का, बट एक चीज़ मैं आपको इसमें जरूर बताऊंगा, जो नॉलेज वाली बातें हैं, नंबर तो खैर आपको मिल ही जाएंगे। जैसे एक कपल है, उनके 2 बच्चे हैं, तो 10th में तो ये क्वेश्चन पूछे जाते थे कि आपको उनके दोनों बच्चों के बारे में नॉलेज नहीं है। मान लो आपकी सोसाइटी में नए नए आए, अब आप आपस में बात करें यार क्या संभावना है कि भाई इनके दोनों लड़कियाँ ही होंगी,
तो नॉर्मली आदमी 1/4 बोलेगा, ठीक है। लेकिन अब यहाँ कंडीशन क्या, क्वेश्चन वही है कि क्या संभावना है कि इनके दोनों लड़कियां होंगी। तो तभी दूसरा बगल में बैठा बोलता है कि भाई ये तो इतनी तो मैंने जानकारी पता की है कि कम से कम इनकी एक तो लड़की है, ये तो मैंने पता कर लिया कि कम से कम इनकी एक तो लड़की है। तो ये कंडीशन आ गई। इसे मैं क्लास 10th की तरह भी आपको करके दिखाऊंगा। अभी देखो, पहले 12th का बेसिक कंसेप्ट समझो। मतलब आपको ये फाइंड करना है, ई फाइंड करना, और एफ पहले से ही गिवन है। क्यों दिक्कत क्या है, आप 10th की तरह करके आओगे तो मार्क्स कट जाएंगे। चलो, दोनों ही मेल होने चाहिए, मतलब एक ही कंडीशन आ रही एम है। कह रहे एटलीस्ट कम से कम एक तो मेल है। जब एक मेल है या दोनों होंगे वो भी चलेगा। तो इसमें क्या कहेगा, एम एम ये भी चलेगा, एम एफ ये भी चलेगा, और एफ एम ये भी चलेगा, दोनों ही चलेंगे, पक्की बात है। तो चलो यार अब देखो, अच्छा इन दोनों में कॉमन क्या है, ई और एफ में कॉमन क्या है, एक चीज़ तो ही कॉमन है एम। तो ए क्या, टोटल आउटकम कितने 4। अच्छा एफ में कितने 3, टोटल आउटकम कितने 4। तो आंसर आपका क्या आ गया 1/3 आ गया। अच्छा एम एम को एक ही माना जाएगा क्योंकि दो कपल की बात हो रही है। अब देखो इसको मैं क्लास 10th की तरह कैसे करूंगा। आपसे बोला गया कि बोथ चिल्ड्रन आर मेल, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी। तो एक ने कहा कि भाई कम से कम इनके एक तो मेल है। तो जो टोटल आउटकम्स है वो इसको मान लिया जाएगा। इसको कह रहे हैं कम से कम एक तो मेल है, तो टोटल आउटकम कितने 3, और एम एम इनमें से कितनी बार, एक बार डायरेक्ट लिखो 1/3, डायरेक्ट क्लास 10th की तरह फेवरेबल आउटकम। हम क्या चीज़ चाहते हैं, हम चाहते हैं कि दोनों ही मेल हों, तो 1 हो गए। और एक ने पहले से ही बोल दिया कि कम से कम एक लड़का तो है ही, तो टोटल आउटकम में 3 हो जाएंगे, तो 1/3 डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ऐसा मैंने इंट्रो पार्ट में ही बताया था, बट चलो यार 12th की तरह करना पड़ेगा। चलिए सेकंड देखते हैं। कह रहे हैं कि अब कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी चिल्ड्रन आर फीमेल, दोनों क्या होने चाहिए, फीमेल होना चाहिए। तो अब मैं डायरेक्ट ई को लिखता हूँ, दोनों फीमेल है, एफ एफ, ठीक है। मैंने दोनों कह रहे थे एफ एफ। फिर कह रहे इट इज़ नॉन दैट, क्या गिवन है कि एल्डर चाइल्ड इज अ फीमेल। जो बड़ा वाला है ना, जो बड़ा वाला है वो क्या हो, फीमेल हो, मतलब जो पहले आया हो। तो इसमें आ रहा है और इसमें 2 ही में तो आ रहा है बस। और देखो ना बड़ा वाला, एल्डर में तो मीनिंग होता है बड़ा वाला जो क्या है वो भैया फीमेल होना चाहिए। तो या तो इसमें एफ एफ आएगा या इसमें एफ एम आएगा। अब आप समझो, आप कहेंगे सर इसमें भी तो एफ आ रहा है, इससे क्यों नहीं लिया। भाई तो जो बच्चा पहले हुआ वो तो मेल है, तो बड़ा तो मेल होगा ना, फीमेल तो भैया एल्डर नहीं होगी ना, क्या बात, यंगेस्ट होगी वो। चलिए तो बस अब कुछ नहीं, 1/2 आ जाएगा। खैर कंसेप्ट पे जाओ, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, एक, तो 1/4, ये 2 है तो 2/4, और कट के आंसर आ गया 1/2। मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3। देखो इंपॉर्टेंट क्यों है, वैसे तो मैं इसका डायरेक्ट सॉल्यूशन भी बता सकता हूँ आपको और आपको समझ में भी आ जाएगा, बट आप उस चीज़ को केवल रटेंगे। तो मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी में अब ये समझ नहीं आएगा मिसलेनियस में कि ये कंडीशनल का है या टोटल का है या बेस का है या रैंडम वेरिएबल का है या बर्नौली ट्रायल्स का है या बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का। ये बड़ी कन्फ्यूजन रहती है बच्चों के सामने। तो कन्फ्यूजन को दूर करो, केवल कंसेप्ट समझो क्या कह रहे हैं। जहाँ पर एक चीज़ समझ लो, किसी की प्रोबेबिलिटी पूछी जाए और जो गिवन जो चीज़ होती है ना, जब वहाँ पे हमारे पास चॉइस होती है तब वहाँ पे हमेशा बेस थ्योरम लगती है। देखो कैसे समझते कहते हैं सपोज दैट 5% ऑफ अ मैन एंड 0.25% ऑफ अ विमेन हैव ग्रे हेयर। जो भी ये इन्होंने एक दुनिया का एक डाटा दिया, अब कितने लोग हैं टोटल इन्होंने नहीं बताया, कहा कि जितने भी हैं तो 5% मैन जो है उनके ग्रे हेयर है और 0.25 विमेन के ग्रे हेयर, ठीक है, ऐसा इन्होंने बता दिया। कह रहे हैं अ ग्रे हेयर पर्सन इज सिलेक्टेड एट रैंडम। अब दुनिया की इतनी 8 अरब जनसंख्या में तो एक बंदा इन्होंने उठाया और पहले से कहा कि भैया इसके ग्रे हेयर है। मतलब कंडीशन गिवन क्या है कि जो सिलेक्टेड पर्सन हैज ग्रे हेयर, ठीक है, ये पहले से ही इन्होंने बोल दिया, ठीक है सर। कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेल। अब ये होना चाहिए कि वो आदमी हो, क्योंकि ग्रे तो औरत के भी हैं और आदमी के भी हैं, यस और नो, या यहाँ पर एक से अधिक हो गया। जब आपने उठाया ना तो हो सकता है वो लड़की भी हो सकती है और वो लड़का भी हो सकता है। तो ऐसे में जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछे उसका आप इवन कंसीडर कर लो, और जब मेल की पूछेगी पक्की बात है फीमेल भी होंगे यार, उसको A2 ले लो। और जिन्होंने अगली लाइन में बोला भी है कि जो मेल और जो फीमेल है उसको एज्यूम कर लो कि इक्वली लाइकली आउटकम से। इक्वल मतलब एक मेल को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी वो क्या है 1/2 है, और एक वुमन को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या है वो भी 1/2, इक्वली लाइकली आउट। चलो हम यहाँ पे लिख भी देता हूँ यार कि E1 क्या है, वरना बहुत से बच्चे कर सिलेक्ट
मेल और E2 क्या है, सिलेक्ट फीमेल। चलिए अब देखो हमसे क्या पूछा गया, हमसे पूछा गया प्रोबेबिलिटी ऑफ अ बीइंग मेल, वो आदमी मेल हो E1, और गिवन क्या है कि जो आदमी सिलेक्ट हुआ से ग्रे हेयर है। तो यार बेस थ्योरम, क्यों कंडीशन है ना, क्यों जो आदमी सिलेक्ट हुआ वो हमारे पास क्या फीमेल भी तो हो सकता था या मेल भी हो सकता है, जो आदमी सिलेक्ट किया है उसमें चॉइस है तो हमेशा बेस थ्योरम लगती है कि जो आदमी सिलेक्ट है मेल फीमेल कुछ भी हो सकता है। हाँ, अगर जो आदमी सिलेक्ट किया जब चॉइस नहीं होती है तो उसे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की तरह सॉल्व करते हैं, इसीलिए मैंने बोला था बेस थ्योरम को कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का प्रो वर्जन कहते हैं, ठीक है, अपडेटेड वर्जन कहते हैं। तो इसका यार फॉर्मूला क्या है कि जो E1 है इसको लिखो, एक उल्टा कर दो। अब सेम काम आप ये करते जाएंगे, इधर भी नीचे भी P(E1), किसने याद कर लिया, एक सेकंड बच्चा, चलिए कॉल आ जाती हैं। चलो और फिर नीचे जो भी टोटल हो सकते हैं उनको लिख दो, है इंटू P(A/E2). चलिए अब समझते हैं इसको, P(E1) 1/2। अब कह रहे हैं कि मेल E1 का तो मेल सिलेक्ट हो चुका है, फिर उसके ग्रे हेयर तो कितना भैया 5%, कितना है 5%। अब कितने में से उसे मारो गोली, नीचे वही चेप दो, प्लस E2 मतलब औरत सिलेक्ट हो चुकी है 1/2, औरत सिलेक्ट हो गई फिर उसके ग्रे हेयर हो तो वो कितना 0.25%। अब केवल और केवल यहाँ कैलकुलेशन है, केवल और केवल कैलकुलेशन, इसको आप कर सकते हैं नॉर्मली। एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर ये फॉर्मूला आपको लग रहा हो सर आपने कैसे ये लिख दिया, अरे भाई साहब मैंने तो प्रूफ तक बताया है इसका, ठीक है, प्रूफ तक मैंने बताया हुआ, बट फिर भी समझ लो कि प्रोबेबिलिटी में केवल एक ही फॉर्मूला लाइफ टाइम आपको मिलेगा, क्या, फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। देखो उसी से ही फॉर्मूला बना है, कैसे समझते हैं, कह रहे हैं कि जो प्रोबेबिलिटी उसकी फाइंड करो जो मेल है। तो अब एक बात सुनो, इतने लोग थे हमने सिलेक्ट किया, मेल चाहिए था, मेल को ऊपर रख ले, लेकिन टोटल में जिसको सिलेक्ट किया था वो फीमेल भी तो हो सकता था, तो नीचे टोटल लिखेंगे, यस और नो। तो ये कंसेप्ट देखो, इसीलिए यार मैंने कहा है कि बेसिक आना चाहिए, क्योंकि मेरा चैनल बनाने का मकसद ही यही था कि बच्चों को नॉलेज होने, कंसेप्ट क्लियर हो, ये नहीं है कि हाँ समझ लिया लेकिन इसी टाइप का नेक्स्ट क्वेश्चन दिया तो डाउट हो गया, ठीक है, तो ऐसा नहीं, कंसेप्ट पे जाओ यार। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, कह रहे हैं कि सपोज दैट 90% ऑफ पीपल आर राइट हैंडेड, 90% पीपल आर राइट हैंडेड, पक्की बात है 10% क्या होंगे। और एक चीज़ जो भी एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें या किसी भी गवर्नमेंट बुक में जो भी चीज़ें लिखी होती ना, ये 99.99% ट्रू भी होते हैं। ये ऐसा नहीं कि ये एक क्वेश्चन देकर ही समझा रहे हैं आपको, ये आपको बता भी नहीं कि ये जो लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए या जो भी रिसर्च वगैरह किए तो पता लगा हाँ भाई 90% राइट हैंडेड होते हैं। 9 से 9.5% तो मैंने पढ़ा था जीके की किसी बुक में कि लेफ्ट हैंडेड होते हैं। चलो छोड़ो, अच्छा कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी एट मोस्ट 6 ऑफ अ रैंडम सैंपल ऑफ 10 पीपल। अब इन्होंने क्या 10 ऐसी दुनिया के कोई भी 10 बालक सिलेक्ट किए, कोई से भी 10 बालक चेक करने के लिए। फिर कह रहे हैं क्या प्रोबेबिलिटी की एट मोस्ट अधिक से अधिक 6 बालक हैं जो राइट हैंडेड हो गए। अब देखो 10 बच्चे लोग को सिलेक्ट किया है तो कितने ज़्यादा सिलेक्ट हुए 10, अब टोटल आउटकम बहुत टाइम लगेगा, तो इसीलिए रैंडम वेरिएबल वाला कंसेप्ट आ गया। तो नंबर ऑफ ट्रायल्स के 10 लोगों को सिलेक्ट किया है तो नंबर ऑफ ट्रायल क्या होगा 10। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी आती राइट हैंड वाले उसको मानते हैं सक्सेस, उसको क्या मानते हैं सक्सेस, उसको स्मॉल पी से इंडिकेट करते हैं। तो राइट हैंडेड होने की प्रोबेबिलिटी है 90%, मतलब 9/10, और लेफ्ट हैंडेड क्यू 1 - 9/10 मतलब 1/10। और कह रहे हैं कि एट मोस्ट 6, अधिक से अधिक क्या हो 6 हो, लेकिन वो 5 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 3, 2, 0 कुछ भी हो सकता है। तो हमको ये फाइंड करना है x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1, x की वैल्यू 2, x की वैल्यू 3 और x की वैल्यू 4, रैंडम वेरिएबल है ये, और x की वैल्यू 6। या फिर उल्टा करते 1 - 7, 8, 9, 10 का कर देते तो भी ये क्वेश्चन आने जाने का नहीं है। वैसे भी सिलेबस से इस बार तो कट ही गया कह रही है रैंडम वेरिएबल, लेकिन मैं जरूर पढ़ाऊंगा कंसेप्ट के लिए, क्योंकि सिलेबस जो हटा ना डियर वो 12th क्लास के लिए तो हटा है। अब ऐसा तो नहीं 12th के बाद आप पढ़ाई छोड़ दोगे, आगे भी तो जाओगे ना पढ़ाई करने, बीटेक में, बीबीए में, बीसीए में, हर जगह आपको ये सब कंसेप्ट आने चाहिए। आपको प्रोबेबिलिटी का नहीं बोल रहा हूँ मैं, हर चीज़ का बोल रहा हूँ कि पढ़ना जो चीज़ डिलीटेड है ना एग्जाम का जरूर पढ़ना उसे। अब x की वैल्यू फार्मूला क्या होता है, चलो फार्मूला लिख देता हूँ मैं, NCx p की पावर x और q की पावर
n माइनस एक्स। तो n कितना 10 और x की वैल्यू रखते हैं p कितना दिया 9/10, 9/10 की पावर 0 और 1/10 के n माइनस एक्स मतलब 10। अब ऐसे ही जहाँ जहाँ फॉर्मूले में जो भी x की वैल्यू चेंज करते जाइए बस आप, तो 10c1 9/10 की पावर 1 और 1/10 जो 10 से बन गया 9 और 10c2 9/10 की पावर 2 और 1/10 की पावर 8। प्लीज़ यार अब मत सोचो कि सर बहुत से बच्चों सीरियसली, हाँ ये मेरी हैबिट भी है, मैं इस चीज़ को अपनी गलती भी एक्सेप्ट करता हूँ। ऐसा नहीं है कि बच्चे ही गलत बोलते कि सर आप ला के छोड़ देते हैं तक। मैं अपनी गलती मानता हूँ लेकिन उसे सुधारता नहीं हूँ, क्योंकि मैं सुधारना चाहता भी नहीं हूँ। कंसेप्ट समझो यार। अभी बात सुनो, अब अगर अगली लाइन क्या होगी 10c3 9/10 की पावर 3 1/10 की पावर 7। अब यहाँ पे लॉजिक कहाँ रहा? अब तो केवल और केवल कैलकुलेशन है, लॉजिक कहाँ रहा यहाँ पे कि सर कि अब बहुत ही लॉजिकल बात है जो आपने सर छोड़ दी कैलकुलेशन। डियर 12th क्लास में तो डिजर्व करते हो यार कि ये कैलकुलेशन तो बनता है। अब ये मत सोचो कि एकदम मैं कैलकुलेशन करूँ और फिर मैं साइड में हो जाऊँ, आप वीडियो पॉज करो छाप लो, मैं इसके खिलाफ हूँ। और हाँ इसका मुझे लॉस भी है, मैंने आज तक किसी वीडियो में यह नहीं बोला कि आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ये करो। मैं थोड़ा कम बिलीव भी करता हूँ इस पर, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर कंटेंट मुझको भी, मैं भी कोई वीडियो देखता हूँ, अगर मुझे कभी लगता है कंटेंट अच्छा है तो वो कहे भी ना बंदा या वो कहे भी तो ऑटोमेटिक उसको लाइक करेंगे और सोचेंगे हाँ यार इसकी अगली वीडियो को मुझे इंतजार रहेगा। तो ये मेरी हैबिट है। हो सकता है अंडरस्टैंडिंग में थोड़ा सा समय लगे, बट मैं ये चीज़ इम्प्रूवमेंट करूँगा नहीं अपने अंदर। ये कोशिश करूँगा कि आपको किसी भी चीज़ के कंसेप्ट को क्लियर करा पाऊँ, ठीक है। तो कैलकुलेशन डू योरसेल्फ। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे एक मैं नया कंसेप्ट तो नहीं बट एक जरूर उसको रिवाइज कराऊंगा जो 30.5 में करा। एक क्वेश्चन में कराऊंगा जबकि 4 पार्ट है, फिर कंसेप्ट आप समझ जाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। एन अर्न कंटेन्स 25 बॉल्स। ठीक है भैया, एक अर्न है उसमें 25 बॉल्स है, फिर 10 बॉल्स हैं जिन पे एक्स बी आर लिखा हुआ, 15 बॉल है जिन पे वाई लिखा हुआ। कह रहे अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द अर्न एंड इट मार्क्स ए नोटेड डाउन एंड रिप्लेस इट। देखो जो उन्होंने ये वर्ड लिखा है रिप्लेस, ये केवल और केवल बर्नौली ट्रायल्स बताना चाह रहा है कि ये बर्नौली ट्रायल्स है, क्योंकि ऐसा तभी होता है जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। ये सब बता चुका हूँ, तो समझो रिप्लेसमेंट का मीनिंग है अगर आप जब भी अगली बॉल निकालेंगे तो टोटल आउटकम्स आपको 25 ही मिलेंगे। चलिए कह रहे हैं इफ 6 बॉल्स आर ड्रॉन, 6 बॉल निकाली जा रही है, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए 6 हो गए, जो कि फाइनाइट है। तो एन की वैल्यू क्या 6 होगी। पहला देखते हैं, कह रहे हैं आपने जो 6 बॉल निकाली ऑल विल बी एक्स, मतलब उनके ऊपर जो वियर करे जो मार्क्स हो ना वो एक्स हो, ये आपको फाइंड करना है। तो एक तो बहुत ही सिंपल मेथड जो बच्चे आते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके उसको बता दो। फिर मैं बताऊंगा एक लॉजिकल मेथड जो उससे बच्चे समझे हाँ यार ये बात ठीक है, ऐसे भी कर सकते। समझो वैसे मैंने क्या बताया था, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसके होने को सक्सेस मान लो। तो हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स मार्क इसको हमने सक्सेस मान लिया। तो कितना है एक्स मार्क 10/25, मतलब 5 2 जा 10 और 5 5 जा 2/5। तो पक्की बात है सक्सेस ना होने की मतलब वाई बॉल आने की प्रोबेबिलिटी 3/5 होगी। जिसको जो पूछा है उसी को ही सक्सेस मान लो, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ऑल बॉल विल बी एक्स मार्क्स, हर किसी के ऊपर एक्स मार्क। 6 बॉल निकाली, 6 के ऊपर एक्स आ गया तो सक्सेस तो 6 हो गई ना। सक्सेस तो 6 बार में 6 बॉल निकाली, सभी पे एक्स जो हम चाहते तो वही हो गया। तो सक्सेस कितनी होगी 6 होगी। तो फॉर्मूला क्या था NCX और 2/5 की पावर x और सर सक्सेस 10 थोड़ी ना डी 6 है, क्या कर रहा हूँ मैं, और 3/5 के 6 में 6 का दिस इज योर आंसर। जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए उसको आप सक्सेस कंसीडर कर लो। अब देखो लेकिन सर नहीं सर हम इसके खिलाफ करेंगे, हम सब अगेंस्ट जाएंगे क्योंकि हम मैथ्स पढ़ते हैं नॉलेज के लिए ना कि नंबर के लिए। तो सर मैं काम करते हैं, नंबर ऑफ ट्रायल तो 6 ही है, ठीक है। हम जो सक्सेस लेते हैं ना वो वाई बॉल आने को सक्सेस लेते हैं, बिल्कुल ले सकते हो, मना नहीं है बिल्कुल भी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ वाई मार्क की जो बॉल आई है हमने उसको क्या लिया सक्सेस, तो वो कितना हो गया 3/5। और पक्की बात है फिर जो एक्स बॉल आने की प्रोबेबिलिटी वो फेलियर होगी 2/5। लेकिन सर क्वेश्चन तो वही है, क्वेश्चन तो नहीं चेंज होगा। कह रहे हैं कि 6 की 6 बॉल निकालनी है, हर बार एक्स आ जाए, और आपने वाई आने को सक्सेस माना था, वाई आने को सक्सेस माना था, आ गई सभी की सभी एक्स बॉल, तो सक्सेस तो मिली नहीं। तो सक्सेस तो नहीं मिली, तो जब सक्सेस नहीं मिली तो सक्सेस कितनी मिली 0 मिली। तो रैंडम वेरिएबल क्या हो गया 0। तो फॉर्मूला होता है 6CX और सक्सेस क्या है
3/5 की पावर 0 और 2/5 की पावर 6। देख लो भाई साहब, आंसर सेम है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट मैं बता दिया, नॉलेज के लिए बता दिया यार, क्योंकि मुझे पता है कि जो आजकल की जनरेशन जो उनको बस हर चीज़ सिंपल और कम टाइम में चाहिए, तो यार उनके अकॉर्डिंग भी चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी अभी कुछ बचे हुए हैं लॉजिकल बंदे, तो ऐसे भी आप कर सकते हो। चलो, अब इसी क्वेश्चन में ऐसा बताया, आप घर पे बैठ के हर क्वेश्चन में ये लॉजिक लगा सकते हो। मैं तो सिंपल वाली आपको बताने जा रहा हूँ। जल्दी सेकंड पार्ट देखो, कह रहे नॉट मोर देन 2। इतना पढ़ो मत, सीधे बाई को देखो, बाई की प्रोबेबिलिटी पूछी, बाई आने को सक्सेस मानो, बात खत्म करो। तो पी का स्मॉल पी हमेशा सक्सेस को इंडिकेट करते, मैं बार बार नहीं लिखूंगा। तो सक्सेस बाई आने को 3/5 और क्यू फिर पक्की बात है फेलियर होगा। कह रहे हैं कि नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ना हो, नॉट मोर देन 2, 2 से ज़्यादा ना हो। तो 2 चलेगा, 1 चलेगा, 0 चलेगा, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1। और अच्छा, एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ डियर, यहाँ पे मुझे पता बच्चे लोग कि जो ये x है ना, ये इसका इस वाले x से सर कोई लेना देना नहीं है। तो x और y क्वेश्चन में ये x रैंडम वेरिएबल को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। अब ये मत सुना कि सर y की बात हो रही है आप x लगाए पड़े, वो ये वाला x नहीं है। चलिए, अब कुछ नहीं करना, बस NC0 6C0 और 3 जो सक्सेस पहले लिखते हैं उसकी पावर 0 और 6 सॉरी और क्यू कितना 2/5 और इनका डिफरेंस 6। फिर एक बार 1 के लिए 6C1। बस मुझे यही करना पसंद नहीं है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, ये मैं समझता हूँ यार ये तो गलत है। लॉजिक खत्म हो गया, इतना बच्चे ऐसे 2 के लिए लिख लियो, ठीक है। और दोनों ऐड कर देना, आने लायक है नहीं एग्जाम में, केवल नॉलेज के लिए आपको समझा रहे हैं। चलिए थर्ड, कह रहे एटलीस्ट 1 बॉल इज, कम से कम एक बॉल क्या वाई, तो वाई आने को पहले सक्सेस ले लो। तो वाई की प्रोबेबिलिटी 3/5, क्यू को ले लो 2/5। कह रहे कम से कम एक सक्सेस मिल जाए, कम से कम एक। तो कहने का मतलब एक से ज़्यादा भी, ये x की वैल्यू 1 के बराबर है और 1 से बड़ी, तो इसे ऐसा ना करो, इससे ऐसा ना करो, 1 से माइनस कर दो, x बराबर 0। तो बस, तो भैया 6C0 सक्सेस क्या है 3/5 की पावर 0 एंड 2/5 की पावर 6, ख़त्म, टाटा। फोर्थ पार्ट जगह है, देखता हूँ दिख रही है, हाँ चलो इधर जगह है। फोर्थ पार्ट कह रहे हैं कि नंबर ऑफ x बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी और नंबर ऑफ y बॉल आने की जो प्रोबेबिलिटी वो बराबर, बहुत ही बड़ी बात है, बराबर है ना। बराबर किसी को भी सक्सेस ले लो, आप जिसको ले लो आंसर एक आएगा। सपोज मैंने सक्सेस x आने को ले लिया, क्योंकि कंफ्यूजन है ना सर, x और y किसको हम ले, दोनों ही, दोनों बराबर ले लो। तो सक्सेस मैंने p को ले लिया, तो p मैंने ले लिया भैया, मैंने ले x आने की बॉल को, x बॉल को, तो ये क्या हो जाएगा 2/5 और Q हो जाएगा 3/5। किस पर फाइंड करना है, x बराबर 3 पर फाइंड करना। अब आप कहीं से आपने किसी को भी ले लिया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अरे फॉर्मूला ओपन करो, कोई ना फ़र्क पड़ रहा है यार। 6C3 2/5 की पावर 3 और 3/5 की पावर 3। क्यों, जो ये वाला है वो तो यहाँ पर आता है और इनका डिफरेंस यहाँ पर आता है, तो आएगा तो बराबरी। अगर इसको सक्सेस लेते तो ये पहले आता। आंसर तो एक ही है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए, है तो बताओ फिर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इन अ हर्डल रेस अ प्लेयर हैज़ टू क्रॉस 10 हर्डल्स। 10 हर्डल्स को क्रॉस करने वाला नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हो गए, 10 हो गए डियर उसके बाद, ठीक है सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर ईच हर्डल, हर हर्डल को क्रॉस करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/6 है, ना करने की 1 से माइनस करो तो 1/6। क्यों, अभी मैंने सक्सेस और फेलियर को नहीं लिखा, क्योंकि अभी मैं जान लूँ कि किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी, जिसकी पूछी उसको सक्सेस मान खत्म करो। कह रहे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन फ्यूअर देन 2 हर्डल। नॉक डाउन मतलब टकरा जाना, मतलब कि क्लियर नहीं कर पाने की प्रोबेबिलिटी पूछी है। मतलब अब जो हम सक्सेस मानेंगे ना, वो क्लियर नहीं करने को सक्सेस मानेंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 1 से माइनस कर दो, मतलब 1/6 और पार करने की प्रोबेबिलिटी 5/6। क्लियर है। दो मैंने बोला इसीलिए कि पहले क्वेश्चन पढ़ लो, जिसकी प्रोबेबिलिटी पूछी उसको सक्सेस मानो, बड़ा ही सिंपल रहता है, ठीक है सर। चलिए चल कह रहे हैं फ्यूअर देन 2 हर्डल, मतलब 2 को कंसीडर नहीं करेंगे, मतलब 2 से कम वाले को वो क्लियर ना कर पाए, मतलब गिरा दिया। तो क्या होगा इसमें, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 1, दिस इज योर आंसर। 2 को नहीं लेंगे, फ्यूअर देन 2 है, 2 नहीं है, तो बस 10C0 सक्सेस क्या 1/6 की पावर 0 और 5/6 की पावर 10, क्यों 10 0 से गया तो 10 प्लस 10C1
1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 9। देखो दिल नहीं मानना है, जल्दी से ये बताना कि सर अगर हमने उल्टा कंसीडर कर लिया, हमने सक्सेस को फेलियर को सक्सेस लिया, फिर कैसे करें? कोई दिक्कत नहीं है। आप देखो, आप हर्डल को क्लियर करने को ले लो। अगर आपने P ले लिया तो ये 5/6 है, Q ले लिया तो 1/6 है, नंबर ऑफ ट्रायल टेंशन। अब कैसे करें? अब एक बात सुनो, उसने फ्यूर देन 2 मतलब एक बार गिरा दिया होगा और 0 बार गिरा दिया होगा। जब बंदे ने एक बार गिरा दिया होगा तो सक्सेस 10 में से कितनी? 9 मिली, तो x की वैल्यू 9। और जब 0 वाला कंसेप्ट है, एक बार भी नहीं गिरा पाया होगा तो 10 की 10 बार सक्सेस मिल गई, तो x की वैल्यू 10। देखो भैया, इधर का ही समझना, इधर का लॉजिकल है, समझ आया तो अच्छी बात है। ये मैं सोना कि सर क्या हौच-पौच कर रहे हैं, सिंपल पहले बता दी, इसीलिए आंसर आ गया सर आपका 10C9। 5/6 की पावर 9 और 1/6 की पावर 1। एक बार ये करो, 10C10, 5/6 की पावर 10 और 1/6 की पावर 0। दोनों चेक कर लो, आंसर आपके सेम ही आएंगे। अब आप कहेंगे सर 10C0, 10C10 देख लो क्या होता है, 10C9 और 10C1 एक ही बात हो, मतलब कैलकुलेशन कर लो, आंसर आपका एक ही आएगा। बट लॉजिकल था, ये सिंपल था। मेरा जो काम है यार, मन नहीं माना, मैंने बता दिया, क्योंकि अब जो बच्चा देख रहा है पता नहीं वो किस लेवल का बैठा देख रहा है, तो मैं तो दोनों ही लेवल का बता दूंगा ना। कोशिश करता हूँ दोनों को हैप्पी रखने की, कोशिश है बस ये, हर आदमी कोशिश ही कर सकता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितने इंपॉर्टेंट आप लगा सकते हो इस पर लगा दीजिए, बट जितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ना, उतना ही ज़्यादा बच्चे की एक्सपेक्टेशन भी टीचर से बढ़ जाती है कि उसे कितना सिंपल आप समझा सकते हो। तो वही जिम्मेदारी, कोशिश कर रहा हूँ 100% देने की कि आपको इससे छोटा उससे सिंपल सॉल्यूशन नहीं मिलेगा, कोशिश करता हूँ समझाने की। चलिए देखते हैं। कह रहे हैं अ डाई इज थ्रोन अगेन एंड अगेन अंटिल 3 सक्सेस आर ऑब्टेन। पहले यहीं पे स्टॉप और कंसेप्ट समझो। कह रहे आपके पास क्या है भैया, अ डाई है, आपने उसको थ्रो किया, हो सकता है पहली बार में 6 आ जाए, बिल्कुल आ सकता है। दोबारा किया, हो सकता है दूसरी बार में भी 6 आ जाए। थर्ड टाइम किया, हो सकता है फिर भी 6 आ जाए। तो क्वेश्चन खत्म, आगे पढ़ने की रिक्वायरमेंट ही नहीं। कह रहे आपके पास एक डाई है और यू हैव अ लॉट ऑफ फ्री टाइम उछालो, डाई को उछालो बेटे, तब तक उछालते रहना जब तक 3 6 ना मिल जाए आपको। अब एक बात सुनो, ऐसा हो सकता है लाइफ में कभी भी ना मिले, बिल्कुल हो सकता है। आप उछाले जा रहे हो, क्या पता एक बार हेड आ गया, सॉरी हेड क्यों, एक बार 6 आ गया, उछाल ले 100 बार उछाल लिया 6 ही नहीं आ रहा है, 200 बार उछाल लिया 6 ही नहीं आ रहा है। तो ये कंसेप्ट है क्वेश्चन का। हो सकता है जो क्वेश्चन में पूछा गया 3 6, हो सकता है 3 थ्रो में आ जाए, हो सकता है 10 थ्रो में आए, हो सकता है 20 बार फेंको तब ऐसा हो सकता है 50 बार भी ऐसा ना हो पाए। तो प्रोबेबिलिटी मीनिंग संभावना है। चलिए अच्छा, ये कहना चला अभी तक। फिर कह रहे हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग थर्ड 6 इन अ 6 थ्रो। यहीं पर सारा फंसा पड़ा है मामला। कह रहे क्या संभावना है कि जो तीसरा 6 आए वो 6 थ्रो में आ जाए, मतलब 5 थ्रो में 2 6 यू हैव गॉट, यस और नो। मतलब कह रहे क्या संभावना है कि जो छठी बार आप फेंकने जा रहे हैं डाई, उस पर थर्ड 6 आ जाए, मतलब 5 बार फेंक चुके, इस पर 2 बार 6 आ चुका है, ये आपको गिवन है। चलिए मतलब हम समझे क्या पूछा गया, तो क्या हम ऐसे बोल सकते हैं प्रोबेबिलिटी of getting 2 6 in 5 throw into getting 6 in 6 throw। अब समझना, ये थोड़ी सी जो भी मैंने खींच खांच इंग्लिश लिखी इसका मीनिंग समझो। कह रहे हैं कि 5 बार जब आपने फेंका, 2 बार तो हेड आ चुका है, तभी तो कहना है कि तीसरा हेड आ जाए 6 थ्रो में, यस और नो। इसका आंसर तो बच्चा बता देगा कि भैया हेड कि 6 आ जाए, हेड आ रहा मुंह से क्यों आ रहा है समझ नहीं आया, समझ लो आप। कह रहे हैं गेटिंग 6 आ जाए और जब आप छठी बार फेंकना, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 1/6 होगी। आंख बंद करके लिख देना, क्योंकि 5 में से 2 बार हेड आ चुका है। फिर अब आप फेंकने जा रहे हो, कह रहे अब है, ओह माय गॉड, अब 6 आ जाए। सॉरी इट वाज ऑल माय मिस्टेक। क्यों हो रहा है मुझे भी नहीं पता, सीरियसली बता रहा हूं, नहीं पता। तो कह रहे हैं कि जब आप छठी बार फेंकने जा रहे हो डाई को, किसको, डाई पे फोकस कर, कॉइन पे नहीं डाई पे, तो आप फेंकने जा रहे हो, कह रहे हैं कि फिर 6 आ जाए, पक्की बात है 1/6, इसका खेल खत्म हो गया। अब इसका बचाई 5 बार थ्रो करने पर 2 बार 6 आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो नंबर ऑफ ट्रायल 5, किसको पूछा गया 6 को, तो 6 को सक्सेस लो 1/6 और
5/6। तो बस भैया हमसे बोला गया कि हमको 2 बार 6 आ जाए, मतलब हमको 2 बार सक्सेस मिल जाए, तो बात खत्म। 5c2 1/6 और 5/6 और इंटू 1/6, दिस इज योर आंसर। समझो। और पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो मैं क्लियर करा पा रहा हूँ, नहीं करा पा रहा हूँ, बट जो बेसिक था वो बता दिया कि अगर कह रहे 6 थ्रो, जब आप छठी बार थ्रो करने जा रहे हो फिर 6 आ जाए, पक्की बात है 5 बार थ्रो करने पे 2 बार 6 आ चुका है, तो 5 ट्रायल में 2 बार 6 आ गया, तो इसकी प्रोबेबिलिटी ये। और फिर कह रहे हैं यहाँ पे आ जाए, तो 1/6। आप कह रहे हैं कि सर आपने कैसे मान लिया कि छठी बार जो फेंका गया है उस पर 6 आएगा? भैया हमने नहीं माना है, इसलिए तो हमने 1/6 लिया है, क्योंकि डाई है आपके पास और आपने उसको थ्रो किया, 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है, इसलिए उसका मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इस क्वेश्चन को तो पढ़ ही लिया होगा जब आप लोग देख रहे हो। तो एक चीज़ बता दूं, एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि एक वीक में एक मंडे आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? 99.99% बच्चे कहेंगे 1/7, क्योंकि दिमाग में सेट है यार, उनके 7 डेज हैं, एक मंडे 1/7 ऐसा पढ़ते आए हैं। लेकिन क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में जो चीज़ सर्टेन होती है, भाई पक्की बात है ये होना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा 1 होती है। एक वीक में एक मंडे आएगा, श्योर इवेंट है, तो श्योर है ये तो यार कि भाई एक वीक में एक मंडे तो आएगा, या एक ट्यूसडे या एक संडे, तो इन सब के आंसर क्या होते हैं? प्रोबेबिलिटी 1 होती है। नॉलेज के लिए बता दिए। आगे देखो क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं लीप ईयर, जैसे ही बोला लीप ईयर, पक्की बात है 366 डेज होगा इसमें। कह रहे इस सिलेक्टेड, कोई भी एक लीप ईयर है, कोई भी एक लीप ईयर जिसमें 4, जैसे 2020 ये लीप ईयर हमारी इज सिलेक्टेड एट रैंडम। सही बात है सर। व्हाट इज द चांस टू 53 ट्यूसडे, 53 ट्यूसडे आ जाए, उसकी क्या संभावना है? अगर क्वेश्चन में 53 ना बोलकर सर 52 बोलते तो इसका आंसर होता 1, क्योंकि 52 ट्यूसडे का मतलब है 52 वीक्स, या 52 संडे का मतलब 52 वीक्स। ये ट्यूसडे ऐसा नहीं, यहाँ पे ट्यूसडे आएगा, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, थर्सडे कुछ भी आ सकता है। तो 364 कैसे आता है? 52 × 7। आप मल्टीप्लाई करके देखो, मतलब 364 दिन में 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे। 52 वीक्स का मतलब 52 संडे होंगे, 52 मंडे होंगे, फ्राइडे होंगे, सैटरडे होंगे, सब कुछ 52 होंगे। तो वहाँ तो प्रोबेबिलिटी कुछ है नहीं, श्योर इवेंट है कि भाई ऐसा होगा, तो उसका तो आंसर 1 हो जाएगा। लेकिन जैसे 53 आ जाए, अब समझो 364 दिन में 52 वीक्स तो हो गए, अब बचे 2 दिन बचे एक्स्ट्रा, क्योंकि 366 है ना, अब 2 दिन बचे। अब ये जो 2 दिन है ये क्या क्या हो सकते हैं? हो सकता है डियर वो मंडे और ट्यूसडे हो, कुछ भी हो सकता है। हो सकता है ट्यूसडे और वेडनेसडे हो सकता है वेडनेसडे और थर्सडे हो, थर्सडे फ्राइडे हो, फ्राइडे सैटरडे हो, और सैटरडे संडे हो, संडे या मंडे, और फिर से रिपीट है। ये जो 2 दिन बचे वो इन्हीं कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन नहीं हो सकता। हो सकता है आप बताओ, आपको नासा वाले घर से उठा ले जाएंगे। चलो तो कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल आउटकम 7। किसकी पूछेगी? ट्यूसडे की। ट्यूसडे कितने बार है? मंडे ट्यूसडे पर 2 ही बार है, तो दिस इज योर आंसर 2/7। क्योंकि यहाँ प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे चांस है, क्योंकि 52 में अगर पूछा जाता तो 1 होता, पक्की बात है। ठीक है सर, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट 9 कह रहे हैं एन एक्सपेरिमेंट सक्सीड ट्वाइस एज ऑफन एज फेल। फेल होने की जो प्रोबेबिलिटी है, या एक्सपेरिमेंट जो भी कुछ है, वो डबल है उसका। तो यार एक बात सुनो, फेल्स होने को हम अगर मानते x, तो सक्सेस क्या हो जाएगी हमारी? 2x। लेकिन ये तो एक एक्सपेरिमेंट में ना, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी पूछी जाए तो वो क्या होगा? सक्सेस होने की 2x, तो टोटल कितना है? 3x, तो मतलब 2/3। और क्यों कितना फेल होने क्या है? x/3x, मतलब 1/3। प्रोबेबिलिटी तो 2/3 और 1/3 होगी ना। वो ट्वाइस क्या, जैसे कोई भी आप एक्सपेरिमेंट करते हो तो फेल आप होगे वो, और जो सक्सेस हो गए वो हमेशा डबल है। तो ये प्रोबेबिलिटी डबल नहीं, इसीलिए कहीं पे ना प्रोबेबिलिटी का यूज़ नहीं किया है कि भैया प्रोबेबिलिटी डबल है उसकी। ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट का कंसेप्ट बता देते हैं। जैसे कि 2 बार हेड आएगा तो 1 बार टेल आएगा। एक बात सुनो, इसका डबल्स का मीनिंग क्या है? 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आया। ऐसा कब होगा? जब 3 बार उछाला जाएगा। तो आपसे पूछे हेड कितनी बार आया, तो 2/3 तो बोलोगे ना यार आप।
ना कि आप उसको प्रोबेबिलिटी को 2 बोल दोगे, गलत हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी वैसे भी कभी 1 से बड़ी नहीं होती है। तो क्या करेंगे, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इन द नेक्स्ट 6 ट्रायल, एन की वैल्यू 6, नेक्स्ट का मतलब जो भी 6 ट्रायल होंगे, एट लीस्ट 4 सक्सेस आ जाए, कम से कम 4 या 4 से ज़्यादा, ये फाइंड करना। बच्चों वाली बात है यार, x की वैल्यू 4, x की वैल्यू 5। चलिए ठीक है, तो अब क्या होगा, 6c4 सक्सेस क्या 2/3 की पावर 4 और 1/3 की पावर 2, ऐसे यार इधर का 6c5 2/3 की पावर 5 और 1/3 की पावर 1, 6c6 2/3 की पावर 6, 1 स्वाहा। कंसेप्ट बच्चों वाले, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी, ये भी एग्जाम्पल 35 की तरह मिसलेनियस का, जो भी पूरा वही है, डिजिट चेंज है। क्या कह रहे हैं कि हाउ मेनी टाइम्स मस्ट अ मैन टॉस अ फेयर कॉइन, कितनी बार फेयर कॉइन को टॉस करे, कितनी बार टॉस करे भाई साहब, नहीं पता कितनी बार करे, मतलब नंबर ऑफ ट्रायल आपसे पूछा गया है। और इसके एंड में इसी क्वेश्चन एंड में एक बहुत ही 1 लाख रुपए की बात बताएंगे, जो आंसर तो इसका आ जाएगा, सिंपल है, लेकिन उसका एक लॉजिक वाली बात बताएंगे। जो लोग लॉजिकल बंदे जरूर देखना है। कह रहे हैं सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग एट लीस्ट वन हेड इज मोर देन 90%। तो मैं हेड आने की प्रोबेबिलिटी मतलब सक्सेस मानता हूँ, हेड आना 1/2, क्यू भी हमारा कितना है 1/2। तो कह रहे कम से कम एक हेड आ जाए, कम से कम एक हेड आ जाए, तो x की 1 से ज़्यादा है तो भी तो चलेगा, यही तो हमसे पूछा गया। कह रहे हैं ये जो आंसर आएगा वो मोर देन 90%, 90% मतलब 9/10। अब इसको क्या हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, डी 1 - x की वैल्यू 0, बचपन से लिखते आएंगे। क्यों सर, कह रहे हैं कम से कम एक हेड आ जाए, 1 2 3 सब चलेंगे, तो 0 वाला नहीं चलेगा, तो 1 में से 0 को माइनस कर दिया। चलो अच्छा, तो फॉर्मूला NC0 1/2 की पावर 0 और 1/2 की पावर n। अब आपको याद आएगा जब हम सॉल्व करेंगे अभी क्लास 11 चैप्टर 6, ठीक है। तो NC0 1 हो गया, सब कुछ हट गया, किसी की पावर 0 वो भी 1/2 की पावर n, इतना बचा। अभी प्लस का 1 है, मैंने क्या किया, -1 इधर भी किया और मैंने डियर -1 इधर भी ऐड किया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये तो कैंसिल हो गया। ये बचा माइनस का, और सर ये बचा माइनस का 1 आई थिंक 10। चलिए, जब माइनस साइन हटता है तो इस साइन पलट जाता है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ भाई साहब, माइनस का 2 बड़ा है और माइनस का 3 छोटा है, सही बात है, बट माइनस साइन हटेगा तो क्या साइन पलट जाएगा, क्योंकि अब 3 बड़ा हो गया। तो सेम काम यहाँ पे, माइनस साइन जैसे ही हटेगा वो साइन हमारा क्या होगा डियर, इस तरीके से हो जाएगा। अच्छा, और जब ये रेसिप्रोकल होंगे तो भी साइन पलट जाएगा, मतलब क्या होगा, 1/2 बड़ा है, 1/4 छोटा है, सही बात है, उल्टा कर दो, 1/2 का उल्टा 2 और 1/4 का उल्टा 4, और साइन पलट जाएगा ना, क्योंकि 4 बड़ा हो गया। सेम कंडीशन यार, यहाँ पे बच्चों वाली बात है 10। अब एक बात सुनो, अगर आप n की वैल्यू 1 पुट करोगे, सपोज पुट करो समझाने के लिए, n की वैल्यू 1 पुट करो तो 2 की पावर 1, कंडीशन फॉल्स। 2 पुट करोगे, कंडीशन फॉल्स। 3 पुट करोगे, कंडीशन फॉल्स। जैसे ही 4 पुट किया, कंडीशन क्या ट्रू हो जाएगी, मतलब जो आप कॉइन को थ्रो करना कम से कम 4 बार करो या उससे ज़्यादा करो। आपको मस्ट यू हैव, मतलब आपको 4 बार या 4 से 5 6 जितनी बार करो आपको करना पड़ेगा, तब एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 90% होगी। और अभी मैंने बोला था मैं क्या चीज़ बताने जा रहा था, 1 लाख रुपए की बात थी। आंसर आ गया क्या, n की वैल्यू हमारी जो होगी ना वो क्या होगी, 4 के बराबर होगी या 4 से ज़्यादा होगी, दिस इज योर आंसर। बट 1 लाख रुपए क्या बात बताने जाता, मतलब कॉइन को 4 बार थ्रो करो या 4 से ज़्यादा, लेकिन हम 2 बार करके देखते हैं। अगर आपने किसी भी कॉइन को 2 बार टॉस किया तो टोटल आपको हेड हेड टेल टेल हेड। अब एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड आ जाए, ये आएगा, ये आंसर क्या है 3/4। इसको परसेंटेज में चेंज करो तो कितना है, देखो 75%। एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी 90, मोर देन 90%। ये तो 90% कम ही है ना, बात को समझो। कह रहे अगर आपने 2 कॉइन थ्रो किए,
3 कॉइन थ्रो की और उन्होंने अगर एटलीस्ट 1 हेड की प्रोबेबिलिटी निकाली तो वो हमेशा 90% से कम आएगी। हाँ, 4 या 4 से ज़्यादा बार करोगे तो एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा 90% से ज़्यादा होगी। तो 2 बार का एक एक्सपेरिमेंट करके आपको बताया और इसमें एटलीस्ट 1 हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 75%। अच्छा 3 बार लोगे, 3 कॉइन लोगे तो भी एटलीस्ट 1 आने की प्रोबेबिलिटी जो भी आएगी 90 से कम आएगी, 90 से ज़्यादा तभी आएगी जब आप 4 बार थ्रो करेंगे। बस यार ये छोटी सी मैसेज था। चलो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहे हैं ना, गेम अ मैन विंस अ रुपी फॉर अ 6। भैया वो उसने क्या किया, अगर एक डाई को थ्रो किया है अगर 6 आ गया तो 1 रुपये जीत जाएगा और 6 छोड़कर कुछ भी आया 1 2 3 4 5 तो 1 रुपये हार जाएगा। ये ऐसा उस खेल का नियम है। और जो प्रोबेबिलिटी का जो कंसेप्ट आया था, जो हर्मिट के टाइम पर आया था 1500-1600 के आसपास, वो 2 जुआरी ही लेकर आए थे। जुआ के कंसेप्ट से ही आया। तो सोचो क्या चीज़ हम लोग पढ़ रहे हैं। चलो कोई नहीं। कह रहे हैं कि हाँ, व्हेन अ फेयर डाई थ्रोन द मैन डिसाइडेड टू थ्रो अ डाई थ्राइस। अच्छा एक चीज़ बहुत अच्छी बात है, उसने कहा कि भैया गेम का ये नियम, चलो मैं 3 बार ही डाई को थ्रो करूंगा, बस 3 बार, भैया इससे ज़्यादा हम नहीं करेंगे। हारू जीतू, चाहे तीनों जीत जाऊँ या तीनों हार जाऊँ, 3 ही बार करूँगा। लेकिन एक और कंडीशन लगा दी आदमी ने कि मैं क्विट कर दूंगा, तभी क्विट कर दूंगा जैसे ही मुझे 6 मिल गया। हो सकता है 6 पहली बार में ही मिल जाए, क्विट छोड़ के भाग गया। हो सकता है दूसरी बार में मिले, हो सकता है तीसरी बार में मिले और हो सकता है तीनों में मिले ही ना, क्योंकि वो 3 ही बार खेलेगा, 3 से ज़्यादा नहीं खेलेगा वो। चलिए नंबर ऑफ ट्रायल्स अब इसमें देखते हैं, सब समझेंगे। फाइंड एक्सपेक्टेड वैल्यू, मतलब आपको मीन फाइंड करना, आपको म्यू फाइंड करना है, आपको मीन फाइंड करना किसका, फॉर द अमाउंट ऑफ, जो भी अमाउंट से जीता या उसने हारा है उसका आपको मीन फाइंड करना। इसमें बनेंगे केस। अब समझो, हो सकता है बंदे ने पहली बार थ्रो किया हो और 6 आ गया हो। यस, और हम क्योंकि हम सारी कंडीशन लेके भैया इसमें चलेंगे, हो सकता है उसने पहली बार ही थ्रो किया और 6 आ गया। तो जल्दी से हम जो सक्सेस मानते हैं उसको 6 आना सक्सेस मानते हैं, ठीक है। गेटिंग 6, तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, क्यों हमारा कितना हो जाएगा, पक्की बात है 5/6 हो जाएगा। फर्स्ट केस लेके चलते हैं। गेटिंग 6 इन फर्स्ट थ्रो, क्योंकि आप मना नहीं कर सकते, फर्स्ट थ्रो में भी तो 6 आ सकता है यार, फर्स्ट थ्रो में भी तो 6 आ सकता है। तो उसका जो प्रोबेबिलिटी हो गई इसकी जो, अगर इसकी जो प्रोबेबिलिटी अगर मैं आपसे बोलूँ तो 1/6। और अगर मैं अमाउंट की बात करूँ, भाई साहब उसने कितना अमाउंट जीता, पक्की बात है +1, क्योंकि 6 आ गया और 1 रुपये जीत के भाग गया। या तो ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है। अब मैं डायरेक्ट लिखूँगा कि भाई साहब पहली बार जो उसने थ्रो किया ना, पहली बार, मैं ऐसे समझा रहा हूँ आपको, मान लो उसने पहली बार थ्रो किया और 6 नहीं आया पहली बार में, लेकिन दूसरे बार में 6 आ गया। ये भी कंडीशन हो सकती है। जब पहली बार में 6 नहीं आया तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी, 5/6 इंटू दूसरी बार में आएगा तो 1/6। ये केस 2 की प्रोबेबिलिटी होगी। अच्छा अमाउंट कितना उसने जीता, भाई इसमें अमाउंट रहा 0। क्यों, जब 6 नहीं आया पहली बार में तो 1 रुपये का लॉस हो गया और तुरंत अगली बार 6 आ गया, तो भैया आंसर अमाउंट कितना हो गया, 0। ठीक है। केस 3 क्या हो सकता है, 3 बार फेंकेगा, पहली बार में हो सकता है 6 ना आया हो, दूसरी बार में 6 नहीं आया हो, लेकिन तीसरी बार में 6 आ गया हो, तो क्या होगा 5/6 और 1/6, मतलब कितना 25/216। अमाउंट कितना नहीं आया, -1, नहीं आया -1, फिर आ गया +1, तो इसमें अमाउंट कितना जीत लिया बंदे ने, -1। लेकिन सर केस 4 ये भी तो हो सकता है कि तीनों बार थ्रो किया और तीनों बार में एक बार भी 6 नहीं आया हो, तो 5/6 मतलब 216, और अमाउंट कितना लॉस कर दिया, -3। बट यार हमको मीन फाइंड करना था, हमको क्या फाइंड करना है डियर, मीन फाइंड करना है किसका, लॉस और फिर जो भी इसने कुछ किया है, पक्की बात है। तो -3 भी हुआ बेचारे को, -1 भी हुआ, 0 भी हुआ और 1 भी हुआ। अब इसका क्या निकालो, प्रोबेबिलिटी। तो -3 आने पर प्रोबेबिलिटी क्या है, 125/216। -1 आने पे प्रोबेबिलिटी का 25/36 और 0 आने पर प्रोबेबिलिटी क्या है डियर, 5/36 और 1 आने पे क्या है 1/6। बहुत से मतलब ये देखा है बच्चों को, जब मैं ट्यूशन पढ़ा रहा था तो किसी सॉल्यूशन में वो लोग देखते रहते हैं, ये
केस उन्होंने बनाया ही नहीं। बच्चे बड़े कन्फ्यूज। एक बात सुनो यार, अगर फोर्थ केस नहीं बनाओगे तो इन सब का सम बेटे 1 भी तो होना चाहिए, 1 नहीं होगा। पता नहीं क्यों नहीं बनाया, अपने अपने लॉजिक बड़े एकदम गलत है, ये एकदम ठीक है। अब लेकिन हमसे मीन पूछा गया तो मीन का कंसेप्ट क्या होता है? मीन कहता है इनका करो आपस में मल्टीप्लाई और इनको ऐड कर दो। हो सकता है मीन का आंसर नेगेटिव आए, तो अब ये मत कहना सर मीन, अरे भाई साहब मीन है, प्रोबेबिलिटी नहीं है। मीन तो नेगेटिव होता है, मीन में क्या दिक्कत है? तो -3 का मल्टीप्लाई करो 125/216 प्लस -125/36 प्लस 0 हो गया ये तो, और इनको ऐड कर दियो जो भी आंसर आए। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट। कंसेप्ट लेके 3 ही बार उसने बोला था मैं थ्रो करना है, ठीक है सर, पक्की बात है। अच्छा इसको मैं उससे भी कर सकता था, ये सब दिखा के कि एक बार ट्रायल हुआ तो n की वैल्यू 1 है, उतनी ही बार सक्सेस आ गई तो 1C1, बहुत लेंदी होता है। सिंपल सा तरीका, इसको करो आप, ठीक है। कंसेप्ट सिंपल पे जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। पूरा यार रखा एग्जाम्पल 33 है, रखा एग्जाम्पल, मैंने तो उसका वीडियो बना भी दिया। देखो पढ़ते हैं क्या कह रहे हैं भैया। एक ये बॉक्स है ABCD, 4 बॉक्स हैं, 4 हैं 3 हैं 4 ही हैं। इनमें A बॉक्स है जो, उसमें रेड कलर की मार्बल बॉल 1 है, वाइट 6 है, ब्लैक 3, इसी तरह का डाटा दिया गया। एक बॉल एट रैंडम आपने निकाली, तो कह रहे हैं ड्रॉन बॉल इज रेड, जो गिवन है उसको लिख लो, ड्रॉन बॉल इज रेड है। तो हो सकता है कि वो बॉक्स A का हो, B का हो, C का हो, D का हो। जब चॉइस आती, जो चीज़ गिवन है ना, और जब वो चॉइस से आती है तो यार बेस थ्योरम होती है। एक बात समझो, तो बॉल सिलेक्ट करने से पहले, बॉल निकालने से पहले आपने एक बॉक्स को सिलेक्ट किया गया होगा। 4 बॉक्स हैं, इसे इक्वली लाइकली होंगे। E1 ले लो, बॉक्स A को सिलेक्ट करना है, इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई E1 कितना हो गया 1/4। इसमें से ही E2 जो होगा वो बॉक्स B को सिलेक्ट करना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी डियर होगी 1/4। और E3 मतलब बॉक्स C को किया है, उसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/4। और E4 उसकी प्रोबेबिलिटी D, तो मतलब कितना हो गया 1/4। हमसे बोला गया एक बॉल जो निकाली वो रेड बॉल है, पहले से ही पता है, लेकिन वो किस बॉक्स की, बॉक्स A की हो। A मतलब E1, आपसे ये पूछा गया E1 की, और पक्की बात है कि वो क्या होनी चाहिए, रेड है, और पक्की बात है E1 की होनी चाहिए। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो चलो यार E1, अब उल्टा कर दो। अब एक बात सुनो, नीचे 4 कंडीशन आई, क्योंकि नीचे जो भी रेड बॉल है इन चारों में से किसी की भी हो सकती है। तो PE1 PAY E1 है, तो लॉजिकल नहीं, घंटा नहीं है यार, बकवासगिरी है बस। यही इसी चीज़ को बस थोड़ा सा बच्चे लोग समझें, मुझे बस मैं इन पर ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। ये हो गया, चलिए आ जाइए। PE1 1/4 कह रहे हैं। अब बॉक्स 1 सिलेक्ट हो चुका है, बॉक्स A सिलेक्ट हो चुका है, फिर रेड बॉल आ जाए तो कितनी रेड बॉल है 1, और भैया टोटल बॉल कितनी 6, 3, 9 और 1 10। चलो प्लस बॉक्स सेकंड सिलेक्ट हो चुका है 1/4। बॉक्स सेकंड में रेड बॉल कितनी है 6, और टोटल कितनी 6, 2, 8, 2, 10 1/4। थर्ड में कितनी 8, भाई सभी में 10 ही 10 है ये, तो 8/10। और ये 0 है, इसमें 0/10, 0 बॉल। तो ये हो गई रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी, जो कि बॉक्स 1 की हो। अगले में कह रहे हैं यार ऐसे ही बताओ, ये भी फ्री बैठे नहीं दो, कह रहे हैं बताओ बॉक्स B का होता, तो B का मतलब क्या है 2 कर दियो यार, यहाँ पे 2 कर देना, तो 2 वाले की प्रोबेबिलिटी 1/4। और सेकंड बॉल में रेड बॉल कितनी आ गई 6/10 हो जाएगा। कंसेप्ट मेरे भाई वो ही चलते रहेंगे, ठीक है। एक करके दिखा देते हैं। बॉक्स B के लिए हमसे कह रहे हैं कि बॉक्स B बोलते हैं E2, और पक्की बात है रेड बॉल हो, तो क्या इसे लिखेंगे E2 AY E2, और नीचे तो सब कुछ यही वाला सेम चेप देना, ठीक है। E2 मतलब 1/4। बॉक्स सेकंड सिलेक्ट हो चुका है, उसमें से रेड बॉल आ जाए, कितनी भी है 6/10, बाकी सब नीचे का सेम लिखते जाना, ठीक है सर। तो ये आपका 12 हो गया।
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जितने इंपॉर्टेंट इसमें लगा सकते हो उतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्या कह रहे हैं, और ऐसा ही हम लोगों ने एक एग्जांपल उसमें बेस थ्योरम जो है उसमें एक HIV टेस्ट वाला एग्जांपल है, सेम उसी तरीके, उसकी एकदम फोटोकॉपी मान लो बस। चलिए देखते हैं क्या कह रहे हैं। एज्यूम दैट द चांस ऑफ अ पेशेंट हैविंग हार्ट अटैक इस 40%। अब देखो ये जो डाटा दे रहे हैं ये ऑल ओवर वर्ल्ड का ही आप मान के समझ के चलो कि दुनिया में जितने भी लोग हैं 40% चांस है उनको हार्ट अटैक होने के, यहाँ तक तो ये बोला। फिर कह रहे हैं कि उसका सॉल्यूशन बता रहे हैं कि मेडिटेशन और योगा कोर्स अगर आप लेते तो रिड्यूस होता है चांस हार्ट अटैक के 30% चांस रिड्यूस हो जाते हैं। अगर सर्टेन ड्रग कोई भी टैबलेट्स वगैरह एलोपैथिक का आप इलाज लेते हैं तो 25% चांस हैं हार्ट अटैक कम होने के। चलिए, एट अ टाइम ऑफ पेशेंट कैन चूज एनी वन ऑफ द टू ऑप्शन। किसी भी पेशेंट जिसको हार्ट अटैक है उसके पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो योगा वाला कोर्स करे या फिर वो सर्टेन ड्रग वाला कोर्स करे, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल है। मतलब योगा वाले की भी 1/2 होगी और सर्टेन ड्रग वाले की भी 1/2 होगी, ना साफ साफ बोल दिया। फिर कह रहे हैं इट इज गिवन दैट आफ्टर गोइंग थ्रू, ये सब होने के बाद वन ऑफ द टू ऑप्शन पेशेंट सिलेक्ट, और पेशेंट लोगों ने भैया जिनको हार्ट अटैक था, बस यही बात पकड़नी है यहाँ पे। जो ये 40% है ना, ये सारे बच्चों को कंफ्यूज करता है, लेकिन वो इस लाइन को सही से पकड़ते नहीं है। क्या कह रहे हैं, आफ्टर गोइंग थ्रू वन ऑफ द टू ऑप्शन पेशेंट सिलेक्टेड, जिन पेशेंट को हार्ट अटैक था वही तो ये दो कोर्स को सिलेक्ट करेंगे। जो आदमी ठीक है उससे बोलो यार तुम ये टैबलेट्स वगैरह खाओ, इससे हार्ट अटैक कम होगा, वो बोले भाई तो हमें है ही नहीं, चांस ही नहीं हमारे, तो खाने का फ़ायदा क्या है। तो यही बात बस पकड़ने की है कि जिन लोगों को हार्ट अटैक है, चांस है, वही तो ये दोनों लोग कोर्स करेंगे। बस इतना ही आपको समझना, आंसर आ गया आपका। फिर जिन लोगों को चांस था हार्ट अटैक का उन्होंने कोर्स किया, कोर्स खत्म होने के बाद, मान लो मैं ऐसे ही आपको समझा रहा हूँ बेसिक, फिर एक बंदे को सिलेक्ट किया और पता लगा भाई उसे तो हार्ट अटैक है। जो गिवन है उसको लिखो सफ़र हार्ट अटैक। फिर क्या संभावना है, कह रहे क्या संभावना है कि उसने मेडिटेशन और योगा वाला कोर्स किया होगा। जो पूछ रहा है उसी को इवेंट लेट करना स्टार्ट कर दो। इवन कि जो उसने कोर्स सिलेक्ट किया होगा वो मेडिटेशन और योगा वाला किया होगा। चलो, और E2 जो उसने कोर्स सिलेक्ट किया होगा वो सर्टेन ड्रग वाला किया होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो गई 1/2, इसकी भी क्या हो गई 1/2। क्यों, इक्वली लाइकली है, बोला गया, मैं नहीं कह रहा हूँ। अब ये कह रहे हैं पक्की बात है जिस आदमी को सिलेक्ट किया उसको हार्ट अटैक के चांस हैं या हार्ट अटैक है। क्या संभावना है कि उसने मेडिटेशन योगा वाला कोर्स सिलेक्ट किया हो, मतलब बात हो रही है इसकी। तो बेस थ्योरम क्या कहती है, PE1 PAYE1, और बस उल्टा करते चले जाओ, बस इसको तो ऐसे चेप दो, और PAYE1, चलिए E1 की प्रोबेबिलिटी 1/2। ये जो लाइन है इसको समझते हैं, मतलब अब ये पता लग गया पहले से ही E1 मतलब ये चीज़ गिवन, मतलब ये वाला कोर्स बंदे ने सिलेक्ट कर लिया था, फिर भी उसको इसकी प्रोबेबिलिटी मतलब फिर भी उसको हार्ट अटैक है, इसकी संभावना क्या, यही तो कहना चाह रहा। अब एक बात सुनो, जब बंदे ने ये वाला कोर्स सिलेक्ट किया तो 30% चांस कम हो गए, लेकिन 70% चांस तो अभी भी हैं, 70%। और वही तो बंदे ने कोर्स किया होगा जिसको पहले से ही हार्ट अटैक के चांस होंगे, तो वो कितना है 40%। बस यहीं आके 70% ऑफ लगा दो, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, यहीं पर आके बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब इसी को आप समझना है, ठीक है, कि सर 40% क्यों किया। मैंने बोला कि यही लाइन पकड़ने वाली होती है, ये दोनों कोर्स वही तो लोग करेंगे जिनको हार्ट अटैक के चांस होंगे। तो उसने 30% चांस कम कर लिए, लेकिन 70% तो अभी भी चांस है ना, किसको, इन 40% में से किसी को। तो बस यही खेला है, नीचे भी यही कर दो, प्लस 1/2 E2 मतलब 1। अब कह रहे हैं कि बंदे को अभी भी हार्ट अटैक के चांस की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है जब उसने ये वाला कोर्स किया था। तो जब ये वाला कोर्स किया है तो 25% रिड्यूस हुआ, लेकिन 75% चांस तो अभी भी है ना होने के। तो 75% किसके, 40% के। अब सुनो यार, अब केवल और केवल कैलकुलेशन है, मैं हल्की फुल्की आपको करके बता देता हूँ। 1/2 70%, 70 40 10। देखना बेटा वीडियो में दिख रहा है ये
क्योंकि अब यार कैलकुलेशन है, और ये अब इसकी कैलकुलेशन भी अगर आप सोच रहे होगे मुझसे कराने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन है बहुत ही सिंपल। ये हो गया 2 से इसको कट कर 2 2 जा 4, 2 से कट को 50, ऊपर तो आ गया यार 7/50 ऊपर। तो अब कर लेना यार ऐसे इसको कट को, ये इससे कैंसिल हो गया 25 4 जा 25 3 जा 4 से ये 4 सिलेक्ट ख़त्म करो इसे, ऊपर बचा 3 और नीचे बचा 20, तो 3/20 बता, मतलब मुझे ऐसा लगता है 7/50 7/50 प्लस 3/20, ऐसा मुझे लग रहा है कि इसके आसपास कैलकुलेशन होगी। इससे आप कर ले, आंसर आ जाएगा 100%। कंसेप्ट समझो बस। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मिसलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 13 का। अच्छा देखो बोल क्या रहे हैं, इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट, मतलब समझो सेकंड ऑर्डर का मीनिंग क्या है, 2 ही रो होंगे, 2 ही क्या होंगे इसमें कॉलम होंगे। इनको जल्दी से बैठाओ, कहीं कौन लोग आए हैं, चलो देव देखो बेटे। तो क्या ना भैया, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2/2 का है, तो ये तो पक्की बात है। अगर 2/2 ऑर्डर का है तो इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, 4 एलिमेंट्स होंगे ना भैया। कह रहे हैं कि इन 4 एलिमेंट्स में या तो आप 0 फिल कर सकते हो, या पूरे में 1 फिल कर सकते हो, या दोनों फिल कर सकते हो, बस इसके अलावा और कुछ भी आप फिल नहीं कर सकते। तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, एक डिटर्मिनेंट इस टाइप का बन जाएगा, दूसरा बन जाएगा, तीसरा बन जाएगा, लेकिन समस्या है तो कब तक बनाएंगे यार। वो तो अच्छी बात है कि इन्होंने भैया 2/2 का दिया, 3/3 का देते तो बहुत टाइम लग जाता ना। तो इसका हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 10 की ही तरह है। हम लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ एंट्रीज की जो पावर होती है ना, उनका जो ऑर्डर होता है m/n, यही तो होता है फॉर्मूला। तो नंबर ऑफ एंट्रीज कितनी है, 0 और 1 मतलब 2 हैं, और 2 × 2 कितना 4, तो ऐसे 16 डिटर्मिनेंट्स होंगे जिनमें या तो 0 फिल करो, या फिर 1 फिल करो, या फिर दोनों, जैसे मैंने 1-2 एग्जांपल बता भी दिए। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए, 16 हो गए, पक्की बात है। लेकिन क्वेश्चन तो अब आएगा ना मजेदार, क्या बोल रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट इज पॉजिटिव। डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो क्या हो, पॉजिटिव। अब चलो एक बार पॉजिटिव, हाँ एक चीज़ पे और मैं एम्फेसाइज करूंगा, पॉजिटिव का मीनिंग होता है नेगेटिव ना हो और 0 भी ना हो। अगर कहीं बोला गया है ना कि सही है यार, सही है, हाँ तो बोल रहे थे कि डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव का मीनिंग समझो, उसमें 0 नहीं आता। बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, पॉजिटिव का मीनिंग क्या है, 0 नहीं हो सकता, और नेगेटिव तो खैर होगा ही क्या। अब ऐसे 16 डिटर्मिनेंट होंगे। अच्छा यार इसकी वैल्यू निकालो, क्या होगी इसका, इसके 0 - 0 आंसर क्या है 0, इसका निकालो 0 - 0 कितना है 0, इसका भैया 0, तो इन सब के क्या रहे 0, तो इनको भी हम नहीं कंसीडर करेंगे। तो समस्या ये है सर कि 16 कब तक हम बनाएंगे, यस और नो। तो अब एक चीज़ जान लीजिए, कोई सा भी डिटर्मिनेंट उठा लो 2/2 ऑर्डर का, कोई सा भी, जिसके प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स अगर 0 हैं तो उसका आंसर या तो 0 आएगा या फिर नेगेटिव आएगा। तो हमको चाहिए पॉजिटिव, तो पक्की बात है आंख बंद करके यहाँ 1 तो फिक्स कर ही दो। तो ये हमने पढ़ा है चैप्टर 4 में, क्या कि डिटर्मिनेंट अगर 2/2 का है और उसके जो प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर उसमें एक भी एलिमेंट जो एक भी, अगर सपोज ये भी है ना, तो भी इसका जो आंसर आएगा या तो ये नेगेटिव आएगा या फिर ये 0 आएगा, तो इसको तो लेना ही नहीं है। तो यहाँ तो ये फिक्स कर दो। अब कितने में डिटर्मिनेंट बन जाएंगे, देखो एक तो ये बन जाएगा और एक हमारा ये बन जाएगा और एक हमारा ये, बस 3 ही बनेंगे। 3 के अलावा एक भी डिटर्मिनेंट आप बना नहीं सकते, यस और नो। आप निकालो, इसका आंसर निकालो भैया, कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 1, पॉजिटिव आ रहा है मतलब, यस और नो। तो 3 ही ऐसे डिटर्मिनेंट होंगे, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/16 आएगा। क्योंकि अगर आप इसे हिट एंड ट्रायल से करते तो भी आंसर आता, लेकिन कहाँ 16 बनाकर दिखाते आप, और हो सकता है यहाँ पे 0, 1 और 2 भी आ जाता, बड़ी दिक्कत हो जाती है इसमें ना। तो हमेशा ध्यान रखेंगे प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में अगर 0 को छोड़कर
कैसा भी एलिमेंट्स है तो उसका आंसर हमेशा 0 से तो बड़ा ही आएगा, मतलब पॉजिटिव आएगा। तो इसका आंसर 3/16 हो गया। क्या चमका, पक्की बात है। चलो नेक्स्ट देखेंगे। हाँ आगे चलो, अच्छा देखो, अरे छोड़ो यार, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक असेंबली कंसिस्ट ऑफ 2 सब सिस्टम, ए और बी 2 सिस्टम है, ठीक है। फ्रॉम प्रीवियस टेस्टिंग प्रोसीजर, कुछ इन जो 2 सब सिस्टम थे ए और बी। हाँ मैं आपको एकदम देसी तरीके से समझाता हूँ, मतलब ए और बी कोई भी 2 मशीन है यार, तरीके से समझा दो यार, ठीक है। चलो ये कोई भी एक प्रोसीजर करते हैं अपना। कह रहे हैं कि ए फेल हो जाए मशीन, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.2, ठीक है सर। और बी फेल अलोन, केवल बी फेल हो उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15। मैं आगे का क्वेश्चन अभी नहीं पढ़ूंगा, 2 चीज़ों पहले अंतर बता दूं। अगर कहीं लिखा है ए फेल और अगर कहीं लिखा है ए फेल्स अलोन, इनमें ज़मीन आसमान का अंतर है, पहले तो इतना जान लो, ठीक है। कह रहे हैं मशीन अगर ए फेल है, यस और नो, तो बी के बारे में हमारे पास कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं। मशीन बी फेल हो भी सकती है और नहीं भी फेल हो सकती है, मतलब समझो ये दोनों मशीनें किसी एक काम को भैया ये लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो कहीं बोला गया मशीन ए फेल हो जाती है, तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं कि वो फेल हुई है या फिर वो पास हुई है। लेकिन अगर बोलते हैं कि मशीन एक अकेली फेल हुई है, तो पक्की बात है बी पास हुई है, पक्की। यहाँ पे बी को लेकर डाउट नहीं है कोई भी दिमाग में। अगर ए अकेली फेल है भैया, बी तो पास है फिर, क्योंकि काम तो हमें कराना ही है ना। और जब कहते हैं ए फेल है तो बी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं, हो भी सकती नहीं भी हो सकती है, पक्की बात है। अब देखो आपको इसको मैं क्लास 11th चैप्टर 1 की तरह समझाता हूँ और बहुत ही प्यार से समझ आएगा। ये रही ए के फेल होने का और ये बी के फेल हुई। ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये ए फेल्स की है संभावना, और ये मैं आपको बता रहा हूँ बी फेल्स की। अब एक बात समझना, अंतर जो मैं बताना चाह रहा हूँ ए फेल और ए फेल अलोन में। अगर मैं आपसे कहता हूँ ए फेल है, तो ए फेल तो ये पूरा है, या सुनो इसमें देखो बी का पार्ट भी आ गया। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ए फेल्स अलोन, केवल ए के फेल्स की बात है, तो देखो इसको हटा दिया गया, तो अंतर तो है, यस और नो, अंतर तो इनमें है। ए फेल्स और ए फेल्स अलोन में अंतर तो है, ठीक है सर। अब आगे बढ़िए, केवल नॉलेज वाली बात थी, वरना क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, बट जैसे ही मैंने देखा एलोन है तो ये बच्चों को बताना पड़ेगा, ठीक है सर। चलिए अच्छा आ जाइए। ए के फेल होने की प्रोबेबिलिटी तो इसको ऐसे लिखेंगे, ए डैश कितनी 0.2, और बी फेल एलोन इसकी है 0.15, और ए और बी दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, मतलब दोनों ही फेल हो, कॉमन क्या, दोनों ही फेल हो गए हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 0.15, ठीक है सर। चलिए क्या बोल रहे हैं, पहला कि ए फेल है ऑब्लिक मतलब प्राइम जब बी फेल्ड, ये आपसे पूछा गया। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ने क्या बताया था कि जो ये दी गए इन दोनों का अपॉन। अब ये मल्होत्रा लॉजिकल क्वेश्चन इसलिए बन गया कि इसकी वैल्यू हमारे पास नहीं है डियर। इसकी वैल्यू देखो पी बी डैश मतलब पी फेल है, इसकी नहीं है, पी सॉरी बी फेल अलोन इसका है केवल। तो अब इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो अब देखो इसका यूज़ करके मैं इसको सॉल्व करूँगा। एक बात सुनना जरा ध्यान से, मैं बोल रहा हूँ कि बी अकेला फेल है, समझना बात को ध्यान से। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि बी फेल माइनस, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? अब समझना सारे बच्चे, समझिए सारे बच्चे, बी अकेला फेल है मतलब मुझे ये चीज़ पता करनी है, यस और नो। तो कैसे लिखा, पी ये पूरा, यस और नो, और इसमें से माइनस कर दिया दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी, यस और नो। पक्की बात है सर। तो चलिए बी अकेला फेल है, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.15, और बी फेल है ये तो फाइंड ही करना, मान लो एक्स कर दो, और दोनों के फेल होने की क्या है 0.15। तो जब इधर आएगा तो x की वैल्यू होगी 0.30। तो क्या वो हम यहाँ पुट नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। तो दोनों के फेल होने की प्रोबेबिलिटी था 0.15 और इसकी वैल्यू क्या होगी 0. तो 1/2। पक्की बात है, ठीक है। दूसरा कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी क्या है, जब ए फेल हो अकेला, तो वो भी निकाल सकते हैं यार ऐसे ही। ये हमसे कह रहे हैं कि जो फेल हो अलोन, तो हम कैसे निकालेंगे? पहले तो पी ए के पूरे के फेल होने की निकाल दो, माइनस कर दो दोनों के
कॉमन। क्या बात समझ आ रही है? और एक बात बताऊँ मैं आपको, अगर मैं वेन डायग्राम का यूज़ नहीं करता ना, पक्की बात है आपको बड़ी कन्फ्यूज़न होती, क्योंकि बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन था, बट इसका यूज़ करो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है सर? तो चलो अच्छा, ए के फेल होने की क्या है प्रोबेबिलिटी? 0.2 और माइनस कर दो 0.15। कितना आंसर है? थोड़ा कंट्रोल ही कर लो है, मौका मिले तुम्हें, अब बोलो तो सही बोलो। क्या 0. अब जब हम वीडियो पॉज करते हैं, खूब चांस लो आराम से, प्रोबेबिलिटी है, खूब चांस लो आराम से। उससे पहले जाने क्या, जितने इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं इस क्वेश्चन पे आप लगा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट समझो जरा क्या बोल रहे हैं। कह रहे हैं कि बैग 1, एक भैया बैग 1 है और एक बैग 2 है। अच्छा एक चीज़ और समझो, प्रोबेबिलिटी के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, ये क्वेश्चन अगर डिजर्व करता है तो ये 4 से 6 मार्क्स के बीच में डिजर्व करता है, और कैलकुलेशन जो होगी वो 2 से 3 लाइन के अंदर होती है, लॉजिक इनमें ज़्यादा होता है, इसलिए इतने जगह के अंदर ये क्वेश्चन आ जाएगा। अदरवाइज क्लास 12th के प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन छोड़ के 6 मार्क्स का कोई सा भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो 1 से 2 पेज के अंदर आ जाए, लेकिन इसके ही हैं, तो इसीलिए ये टाइम को बचाता है, लेकिन लॉजिक ज़्यादा है तो समझेंगे। तो ये बैग 1 है, इसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 इसमें ब्लैक बॉल हैं। एक सेकंड बैग है, उसमें क्या है भैया? 4 रेड बॉल, उसमें 4 रेड बॉल्स हैं और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है सर? कह रहे 1 बॉल इज ट्रांसफर फ्रॉम बैग 1 टू बैग 2। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। बैग 1 ये रहा और ये क्या है? बैग 2। बैग 1 से बैग 2 में एक बॉल आपने ट्रांसफ़र की है, बैग 1 से। कंडीशन क्या है कि बैग 1 से गई है, ठीक है। देन उसके बाद जब ये एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, एक बॉल आपने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है। देन अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। जब ये एक्सपेरिमेंट हो गया, फिर सेकंड बैग में से एक बॉल आपने निकाली एक्सपेरिमेंट होने के बाद। फिर बोला गया जो बॉल आपने निकाली है वो क्या है? रेड कलर की है। ये चीज़ पहले से गिवन है, तो जो गिवन होता है उसको ए से इंडिकेट करते हैं। ड्रॉन बॉल इज रेड, ये हमको पहले से पता है। पूछा क्या है? कह रहे हैं कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ट्रांसफर्ड, जो आपने बॉल ट्रांसफ़र की है वो क्या है? ब्लैक है। जो पूछा जाता है उसको ही लेट कर लेते हैं। तो ट्रांसफ़र बॉल इज़ ब्लैक। लेकिन एक बात बताओ कि जब बैग 1 से आपने एक बॉल ट्रांसफ़र किया तो रेड भी तो हो सकती थी ना, तो इसको क्या लेंगे? क्योंकि तभी संभावना ही है, तभी संभावना होगी, तो ट्रांसफ़र बॉल इज़ रेड। तो चलो अच्छा, अगर मैं आपसे बोलूँ P-E1 क्या होगा और P-E2 क्या होगा, समझते हैं। E1 है क्या? जो बॉल आपने ट्रांसफ़र की है वो ब्लैक है। मतलब क्या हुआ? ट्रांसफ़र मतलब आपने एक बॉल निकाली और वो ब्लैक हो, इसकी संभावना क्या है? 4/7। और अगर आपने बैग 1 से एक रेड बॉल निकाली, उसकी संभावना क्या है? देखो ट्रांसफ़र करने का मीनिंग क्या है कि यहाँ से आपने एक बॉल निकाली और बैग सेकंड में जाके इंसर्ट कर दी, तो जो बॉल निकाली होगी उसकी प्रोबेबिलिटी तो सिंपल ही होगी इस तरीके से। अब पूछा क्या? देखो पूछा क्या है, हमसे पहले से ही बोल रहे हैं कि जो बॉल आई है वो क्या है? रेड है। इसको पहले से ही लिख दो। और वो किसकी हो? ब्लैक हो, तो ब्लैक बोलते E1। क्या ये नहीं पूछा गया हमसे? मतलब बेस थ्योरम है, तो इसको कैसे लिखते थे? P-E1 और P-A-Y, उल्टा कर दो इसका, और फिर नीचे टोटल आउटकम्स P-E1। अब इसका जो आंसर लिखूं उसको समझना बड़े प्यार से। चलो अब देखो P-E1 कितना भैया? 4/7। अब समझना अगला जो इसका जो लॉजिक है उसको समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। क्या? इसको रीड करो, मतलब E1 हो चुका है, इसका मीनिंग है ये गिवन है। E1 मतलब ये चीज़ परफॉर्म हो चुकी। मतलब हुआ क्या कि जो ट्रांसफ़र बॉल हुई है ना वो क्या है? ब्लैक है। ये पहले से हो चुका है, मतलब यहाँ से एक ब्लैक बॉल यहाँ पर चली गई है। पक्की बात है। तो अब यहाँ ब्लैक बॉल कितनी होगी? 6। यस और नो? पक्की बात है। E1 गिवन है, इसका मीनिंग क्या है कि भैया जो बॉल ट्रांसफ़र है वो हो चुकी, ब्लैक बॉल हुई है। तो अब ब्लैक बॉल कितनी होगी? 6। कह रहे हैं कि हाँ ठीक है, अब ब्लैक बॉल 6 होगी। फिर कह रहे हैं ए मतलब रेड बॉल आने की संभावना। अब रेड बॉल कितनी है? 4। और टोटल बॉल कितनी हो गई? 10। क्या चमका? पक्की बात है ना।
कह रहे हैं इवन हो चुका है। इवन बोले तो जो ट्रांसफर बॉल है वो क्या है, ब्लैक, मतलब एक ब्लैक बॉल यहाँ से ट्रांसफर हो गई, तो कितनी बची यहाँ पे 3, और यहाँ ब्लैक बॉल कितनी होगी 6। जब एक ब्लैक बॉल ट्रांसफर हुई है फिर उसके बाद एक रेड बॉल आ जाए, उसकी संभावना क्या 4/10 नहीं होगा। चलो इसको ऐसे ही चेप दो नीचे। अब अगला कंडीशन PE2 मतलब 3/7। अब सुनो E2 परफॉर्म हो चुका है, समझना बात को ध्यान से, E2 परफॉर्म हो चुका है। कहने का मीनिंग क्या है कि जो ट्रांसफर बॉल थी वो क्या है, रेड है, तो अब रेड बॉल कितनी हो गई 5, और यहाँ पे तो 5 ही हो। यस और नो, ये तो खैर मैं हटा रहा हूँ, कंसेप्ट समझो ना, क्योंकि अब ब्लैक बॉल नहीं है, अब तो वो भैया एक बॉल हो चुकी है, तो यहाँ क्या हो गया, रेड बॉल कितनी है 5 और टोटल बॉल कितनी है। जो एक कन्फ्यूजन होगी सारे बच्चों, समझना बात को ध्यान से। अभी क्या था इस मतलब यहाँ तक क्या था कंसेप्ट समझेंगे, ये 4 था और ये 6 था, ठीक है। अगला कंसेप्ट जैसे ही मैंने बोला कि E2 परफॉर्म हो चुका है, मतलब एक बॉल जो ट्रांसफ़र हुई है वो रेड है, तो मैंने तुरंत यहाँ पे 5 किया और यहाँ से एक कम किया। अब आप सोचेंगे सर आपने यहाँ से कम किया क्यों, तो सुनो ध्यान से, सुनो सुनो समझो, या टोटल आउटकम नहीं, या तो ये हुआ होगा या फिर ये हुआ होगा। जब ये हुआ है तो ये कंसेप्ट है, जब ये होगा तो ये। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे बॉल बढ़ा, बॉल तो एक ही ट्रांसफ़र हुई है, यस और नो। अब ये है कैलकुलेशन, इसे सॉल्व करना हम तो करेंगे नहीं, वैसे कर सकते हैं यार, सिंपल है। 4 4 या 16 70 और ये 16/70 प्लस, तो ये सब कट गए और 16 32, ठीक है। चलो हटाओ इसे, मानसी क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, ऑब्जेक्टिव आ गए। अब तो कह रहे हैं इफ A and B आर 2 इवेंट्स सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट A इज नॉट इक्वल्स टू 0, और ये गिवन है P V Y ये किसके बराबर है, 1 के इक्वल है। तो बताना भाई इसमें से कौन सा कंसेप्ट है। देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन PA इक्वल्स टू 1, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं भैया। PA अब कह रहे हैं कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इक्वल्स टू PA। वैसे तो यार क्लास 11th का कंसेप्ट है, आप देखकर ही बता देंगे कौन सा, फिर भी चलो मैं बता दूं समझाने के लिए। क्या समझो, P को मारो गोली, B इंटरसेक्शन या A इंटरसेक्शन भी एक ही बात होती है। ये A के बराबर कब होता है, तो एक बात सुनो, अगर मैं आपसे बोलूं कि एक इवेंट है, सॉरी एक सेट है, इसके अंदर 1 और 2 लो और एक B लो, इसके अंदर 1 2 3। अगर मैं आपसे बोलूं, क्या मैं ये बोल सकता हूँ A इज अ सबसेट ऑफ B, सही बात है, A के सारे एलिमेंट B में है। चलिए फिर आपसे कहते हैं A इंटरसेक्शन B बताओ या फिर B इंटरसेक्शन है, एक ही बात है। तो A और B में जो कॉमन होता है, तो कॉमन क्या है 1 और 2, तो क्या आप इसको A लिख सकते हो। तो कहने का मीनिंग है A इंटरसेक्शन B A के बराबर कब होता है, A इंटरसेक्शन B A के बराबर कब होता है, व्हेन A इज अ सबसेट ऑफ B। तो A इज अ सबसेट ऑफ B, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी हमको पता है इसी पर ही वर्क करती है। तो दिस इज द आंसर। मुझे नहीं लगता इसमें कोई बहुत भयंकर डाउट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। ये गिवन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए फाइंड करो व्हेन V इज गिवन इज इक्वल्स टू इज ग्रेटर देन PA। फिर चारों में बताओ कौन सा है। बहुत ही सिंपल है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, अपॉन PB PA। पहले तो देखो ये कोई ऑप्शन है ना जी, बिल्कुल है नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या अब कोई ऑप्शन है, हाँ जी दिख रहा है, लेकिन नहीं, साइन डिफरेंट आ गया, इसका साइन डिफरेंट। अब क्या करें, तो अब एक चीज़ देखो यार, तो हर किसी में PB एक तरफ है, तो PB को ये तो भाई साहब होने का मतलब ही नहीं कोई, तो B को एक तरफ करो, A इस तरफ लेके आओ। अब एक बात सुनो, क्या हम लोग यार इसको ये नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब पहले यहाँ तक देखो कि क्या कोई ऑप्शन है, क्या कोई ऑप्शन है, C ऑप्शन है, बिल्कुल सही है। क्यों, A इंटरसेक्शन में अपॉन PA जो अपॉन में होता है वो गिवन होता है, यस और नो। जब A गिवन है तो B की ही प्रोबेबिलिटी पूछिए, तो यार लिख ही सकते हैं, तो बच्चों वाली बात है। तो अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई साहब। क्या रैंक A एंड B ये सब दिया गया, चेप दो पूरा। A एंड का मतलब इंटरसेक्शन, सबसे पहला काम PA से
पी ये हटाओ, अब ये माइनस वाला उधर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस में, और जब बी उधर डिवाइड जाएगा इधर 1 बचेगा। अभी बात सुनो, इसे क्या लिख सकते हैं, जो एंड में होता है ऑब्लिक में लिखो, तो दिस इज योर आंसर। तो देखो भैया कौन सा है, तो मैंने वो लिखा नहीं, 1 ही होगा पक्की बात है, तो बी आपका उसके हाँ जी 1 है। चलिए, प्रोबेबिलिटी का जितना भी कंसेप्ट था विद एग्जांपल लेके प्रूफ तक आपको बताया हुआ, जो सिलेबस पे नहीं था मैंने वीडियो फिलहाल बना दी, उनका भी नॉलेज के लिए आप देख लेना। और कोशिश की है कि आपको सिंपल वे में समझाने की, देसी तरीके से एकदम। तो यार देखो, नॉलेज के लिए जरूर देखो, जो फोकस ही पूरा नॉलेज पे, तो नॉलेज के लिए तो यार जरूर देखो, ठीक है। चलिए ख़त्म करो, टाटा।